हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्नोट एंजिन के बारे में। कार्नोट एंजिन में हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पर कुछ हीट दे रहे हैं, हमने यहाँ से कुछ हीट दे दी तो क्या होता है, कुछ हीट वेस्ट होती है और कुछ काम होता है। ये हमने देखा था। हमने यहाँ से हीट दे दी और कुछ काम होता है और कुछ हीट वेस्ट निकलती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते थे, कोल्ड सिंक। इसको हम बोलते थे हॉट सोर्स। ये क्या है हमारा हॉट सोर्स और ये क्या है हमारा कोल्ड सिंक। यहाँ कुछ वर्क होता था, ये हमने देखा था। बाद में हमने देखा था कि कार्नोट एंजिन में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और उसमें 4 पार्ट होता है। कौन सा? एक होता है वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर होता है, कोल्ड सिंक होता है, एक हॉट सोर्स होता है और एक इंसुलेटेड स्टैंड होता है। ये हमने देखा था। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टेप की। 4 स्टेप है जो हमारा, उसकी हम बात करते हैं। तो चलो देखते हैं और साथ साथ कार्नोट एंजिन का ग्राफ भी प्लॉट होता जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम। फर्स्ट क्या था हमारा? फर्स्ट था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। पहले तो ये पता होना चाहिए एक्सपांशन में क्या होता है। अगर एक्सपांशन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। एक्सपांशन में ये होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें हम लिखते हैं पहले और बाद में समझते हैं क्या होता है। टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस put the working substance cylinder on the source, remove the weight, by using piston. Gas expand isothermally and reversibly. Then heat, then system take heat। देखो यहाँ पर क्या होता है। हमने बात की यहाँ पर टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस पुट द वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर ऑन द सोर्स। अब हमको क्या करना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन का मीनिंग क्या होता है, हम ऊपर से इसका वेट हटाएंगे, इसका मतलब एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। लेकिन हमने यहाँ पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन बोला है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक्सपांशन कर रहे हैं, वेट हटा रहे हैं तो एक्सपांशन होता जाता रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। लेकिन
ये एक्सपांशन है जो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी से कर रहा है, हमने यहां से हीट नहीं दी है और अपनी इंटरनल एनर्जी से एक्सपांशन कर रहा है। तो ये एक्सपांशन की ओर जब इंटरनल एनर्जी कम होगी, एक्सपांशन कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर फंक्शन डिक्रीज होता है तो उसका जो वेरिएबल है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि अगर हम एक्सपांशन कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी डाउन होगा। हमको टेम्परेचर डाउन नहीं करना है, हमको टेम्परेचर को फिक्स रखना है। तो हम क्या करेंगे? नीचे से इसको हीट देंगे ताकि एक्सपांशन होता रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस पुट द वर्किंग सबस्टेंस सिलेंडर ऑन द सोर्स। वर्किंग सबस्टेंस सिलेंडर है उसको हमको फर्स्ट स्टेप में सोर्स पे रखना है ताकि जब एक्सपांशन होता जाए और सिस्टम हीट लेता जाए और टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं होने देना है, हमको टेम्परेचर को फिक्स रखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हीट देनी पड़ेगी ताकि एक्सपांशन होता जाए और यहाँ से टेम्परेचर भी मेंटेन होता रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसलिए। तो फिर क्या होगा? रिमूव द वेट। अगर आपने वेट को रिमूव किया तब भी एक्सपांशन होगा। तो हमने रिमूव द वेट कर दिया बाय द यूजिंग पिस्टन के द्वारा। ठीक है, फिर हमने देखा कि गैस एक्सपांड हो रही है किससे? आइसोथर्मली और रिवर्सिबली। ठीक है, तो गैस एक्सपांड हो रही है तो यहां पर हम लिख देते हैं लेट अस कंसीडर A to B। ये हमारा फर्स्ट पाथ है। क्या है? फर्स्ट पाथ। अब देखो यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहां पर देखिए तो टेम्परेचर को हमको डिक्रीज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए हमने सिस्टम को हीट दी ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? P1 V1 TH यानी कि हॉट। ठीक है, और हम कहां पे जाते हैं? P2 V2 T2 TH। टेम्परेचर में तो कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होगा। अब देखो यहां पर हमने बात की वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होना, लेकिन टेम्परेचर को हमको डिक्रीज नहीं करना, इसलिए हमने सिस्टम को हीट दे दी। फिर देखो यहाँ पर P1 V1 था, यहाँ पर P2 V2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? P1 यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर डिक्रीज हुआ, यहाँ पर V1 कम था, यहाँ पर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब P1 V1 TH और यहाँ से हम गए P2 V2 TH के ओर। ठीक है, इस दरमियान क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे होगा? फर्स्ट पाथ है हमारा, ये क्या है हमारा? प्रेशर और ये वॉल्यूम। देखो फर्स्ट पाथ में क्या होता है? जब एक्सपांशन होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा। यहां पर था हमारा पॉइंट ए से शुरू किया था हमने, कहां पर गए हम? बी की तरफ, यानी कि यहां बी होगा। देखो ए क्या था हमारा? ए था हमारा P1 V1 TH था, और बी क्या था? P2 V2 T। ठीक है, चलो क्या हुआ इसमें? देखो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है,
प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो इसको, पहले प्रेशर यहाँ पर था, बाद में प्रेशर यहाँ आ गया। देखो पहले प्रेशर यहाँ पर था, फिर यहाँ आ गया, इसका मतलब डिक्रीज हुआ। और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। देखो कैसे, अगर हम इसमें दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हो आप। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होता है, पहले यहाँ पर V1 था, यहाँ क्या हो गया V2, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो ऐसा हो गया। फिर हमने बोला था कि जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वो किसको फॉलो करती है, बॉयज लॉ को। इसका मतलब ये किसके फॉलो करेंगे, बॉयज लॉ को, बॉयज लॉ। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने ए से हमने स्टार्ट किया था और बी से गया था, लेकिन यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहीं पे क्यू लिया। क्यों, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमको यहां पर लेना है जहां पर प्रेशर हाई हो और वॉल्यूम कम हो। तो यहां पर देखिए प्रेशर हाई था, प्रेशर हाई था और वॉल्यूम कम था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रेशर ज्यादा होगा तब भी डिक्रीज हो पाएगा और वॉल्यूम कम होगा तब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो पाएगा। समझ में आता है आपको? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट हमको लेना है हाई प्रेशर पे कम वॉल्यूम पे। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सपेंशन जब होता है तब वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। यानी कि अगर आपने प्रेशर को हाई लिया होगा तब भी डिक्रीज हो पाएगा और वॉल्यूम को कम लिया होगा तब भी इंक्रीज हो पाएगा। ठीक है, तो यह हमारा है फर्स्ट पाथ, हमारा फर्स्ट पाथ, फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट पाथ में हमने बोला था कि ये टेम्परेचर हमको गिरने नहीं देना है, टेम्परेचर को हमको फिक्स रखना है। तो फर्स्ट पाथ में हमने किया था हीट दी थी सिस्टम को, तो यहां पर हम लिख देते सिस्टम ने हीट ली, सिस्टम ने हीट ली। ठीक, चलो अब इसका वर्क निकालते हैं। वर्क किया होगा, कितना वर्क किया होगा, कितनी हीट ली होगी सिस्टम ने, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, किया था हमारा dq इज इक्वल टू du माइनस का w, यह था हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल आइडियल क्या होता है, du इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सिबल भी लिख दो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल में हमारा डी यू क्या होता था, 0 होता था। फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें डी यू क्या होता था, 0 होता था। इसका मतलब डी क्यू क्या आया हमारा, ये आया माइनस का। ठीक है, चलो अब देखो फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था, तब हमारा वर्क क्या था, वर्क इसको हम बोल देते वर्क 1 बोल देते इसको। वर्क किया था हमारा माइनस RTH फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा V2, यहाँ पर V2 अपॉन इनिशियल क्या है V1, यहाँ पर V1। यहाँ पर H लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या था TH, इसलिए हमने यहाँ पर TH लिख दिया। ठीक है, तो यह हमारा वर्क था।
किस में? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन है। ठीक है, चलो इस वर्क को हम इसमें रख देते हैं, तब क्या होगा देखो। ये हमारा क्या है? इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। चलो डी क्यू क्या होता है हमारा? क्यू एच। सिस्टम ने हिट ली क्यू एच, अगले हमने देखा था क्यू एच इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि आर टी एच एल एन V2 अपॉन V1, ये हमारा वर्क, यानी कि सिस्टम ने इतना वर्क किया होगा और इतनी हीट ली रखी है। ठीक है, चलो और एक बार देख लो इसको। यहाँ पर हमने बोला था कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, वॉल्यूम इंक्रीज होता है एक्सपांशन में, प्रेशर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो वर्किंग सेप्टन सिलेंडर है उसको हीट पे रखना होगा। क्यों हीट पे रखना होगा? क्यों? क्योंकि अगर हम हीट पे नहीं रखते तो जो एक्सपांशन होता जा रहा है, ऊपर से हमको वेट को रिमूव करना है, तब एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा। फिर क्या होगा? वो जो एक्सपांशन होगा वो अपनी इंटरनल सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी से करेगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन हमको टेम्परेचर को फिक्स रखना है। टेम्परेचर को अगर आपको फिक्स रखना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। आप अगर हीट दे रहे हो तो सिस्टम एक्सपांशन करता जाएगा और यहाँ से हीट लेता जाएगा और टेम्परेचर मेंटेन होता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर हमारा फिक्स रहता है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ हमने देखा कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है और सिस्टम फर्स्ट स्टेप में हीट लेता है। और ये फर्स्ट पार्ट किससे फॉलो करता है? बॉयज लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये बाद में हम लिख देते हैं किसको फॉलो करते हैं? बॉयज लॉ को। चलो ये हमारा वर्क होता है, इतना सिस्टम ने वर्क किया होगा और इतनी हीट ली रखी है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था हमारा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। चलो सेकंड स्टेप क्या था हमारा? सेकंड स्टेप था रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन की बात आई, क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो अब क्या है, पहले इसको लिख देते फिर समझते क्या होता है इसमें। टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस shift the
वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर फ्रॉम source to insulated stand. Remove the weight by using piston. Gas expand adiabatically and reversibly temperature fall down. Let us consider देखो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस शिफ्ट द वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर फ्रॉम सोर्स टू इंसुलेटेड स्टैंड, रिमूव द वेट बाय यूजिंग पिस्टन, गैस एक्सपांडेड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली, टेम्परेचर फॉल डाउन, लेट अस कंसीडर, ये हमने लिखा है। अब देखो क्या स्टेप है दूसरा हमारा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक का मीनिंग क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हीट कांस्टेंट होनी चाहिए, हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए तो हमको कैसी बाउंड्री चाहिए, इंसुलेटेड बाउंड्री, हमने आगे भी पढ़ा था इंसुलेटेड बाउंड्री चाहिए। तो अगर हमने ये पहले रखा था वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर को हॉट सोर्स पे, यहाँ से हमको उठा के उसको रखना है इंसुलेटेड स्टैंड पे, ताकि जब हम इसका एक्सपांशन करें, अगर एक्सपांशन होगा तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हीट का अगर ट्रांसफर नहीं करना है आपको तो आपको इंसुलेटेड स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ये वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर को उठा के हमने रख दिया इंसुलेटेड स्टैंड पे, ताकि हीट का ट्रांसफर ना हो सके। अगर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होगा, बी से कहाँ तक जाएंगे हम, सी तक जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लेट अस कंसीडर बी टू सी, ठीक है। बी क्या था हमारा, P2 V2 TH, ये था। यहाँ पर क्या आएगा, P3 V3, यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर TH था, यहाँ पर क्या आएगा। हमने बोला है कि हमने ये वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर को उठा के इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है। इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर भी डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आपको एक्सपांशन करना है तो आपको ऊपर से वेट को हटाना पड़ेगा। आप वेट हटाते हो एक्सपांशन होता जा रहा है, वेट हटाते हो एक्सपांशन होता जा रहा है। और जितनी हीट थी उतनी ही हीट रहनी चाहिए, हीट निकलनी नहीं चाहिए और हीट ऐड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि टेम्परेचर फॉल डाउन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हॉट था, हॉट का मतलब सोर्स पे था इसलिए TH था, लेकिन अब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। डाउन का मतलब क्या होता है, कूलिंग की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते TC, ये आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर देखो हो गया इतना। देखो
यहाँ बी, यहाँ क्या आएगा, सी आएगा। सी हमारा क्या है, P3V3 TC, P3V3 TC ये है। और ये किसको फॉलो करता है, पॉइजन इक्वेशन को। क्या है हमारा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है तब किसको गवर्न करता है, पॉइजन इक्वेशन को। इसका मतलब ये किसको गवर्न करेगा, पॉइजन इक्वेशन को। ठीक है, अब बात आती है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहां पर देखिए, पहले हमारा वॉल्यूम कहां पर था, इधर था, लेकिन बाद में इधर, यहां पर V2 था तो यहां पर V3 हो गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम कैसा इंक्रीज हुआ है और प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर प्रेशर था, पहले यहां पर प्रेशर था, बाद में कहां चला आया, इधर चला आया। यानी कि प्रेशर पहले यहां पर था, इंक्रीज था, फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। चलो इतना हो गया हमारा। अब फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, वो लिख दो। फर्स्ट पार्ट था हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। और सेकंड हमारा क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। सेकंड पार्ट है हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। उसमें क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, चलो अब हम इसका वर्क निकालते हैं। वर्क क्या होगा हमारा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, dq इज इक्वल टू du माइनस का w। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, dq 0 होता है। यानी कि ये 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, du इज इक्वल टू w। इसको हम वर्क 2 बोल देते हैं। ठीक है, वर्क 2। चलो यहाँ पर वर्क निकालते हैं। वर्क हमारा क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क हमारा था CV TC माइनस का TH। चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CV dt, यानी कि W2 इज इक्वल टू CV dt। का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर फाइनल हमारा क्या है, TC, फाइनल है हमारा TC, माइनस इनिशियल क्या है हमारा TH, यानी कि ये TH। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम तीसरा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन देखा हमने। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है, सिस्टम हीट लेती है, ठीक है, पॉइजन इक्वेशन को फॉलो करता है। सेकंड हमने देखा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होता है कि जो हीट है, हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हीट ऐड भी होनी नहीं चाहिए और हीट कम भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने वर्किंग सप्टन सिलेंडर को उठा के इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया ताकि उसमें से हीट निकल ना पाए। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर TH था तो यहाँ पर TC हो गया। और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। ये भी हमारा हो गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या था हमारा,
रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर मैं आपको पूछता कि थर्ड क्या था हमारा, कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा, थर्ड हमारा था रिवर्सिबल, फिर कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है रिवर्सिबल। वो तो मुझे भी पता है रिवर्सिबल आता है, सब रिवर्सिबल ही आते हैं, लेकिन क्या वो नहीं पता है। सामने वालों को अच्छा लगे इसलिए बोल देता है ये क्या होता है रिवर्सिबल, बाद में खत्म। तो ऐसे नहीं करने का, सारे का सारा आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या सिस्टम हीट लेती है या सिस्टम हीट देती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या था हमारा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलो कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो पहले हम इसमें लिख देते हैं, फिर इसका डिस्कस करते हैं क्या होता है इसमें। देखो to obtain this process, put the working substance cylinder on the cold sink, raise the weight, gas compressed isothermally and reversibly. From step देखो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस पुट द वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर ऑन द कोल्ड सिंक, राइज द वेट गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अब देखो क्या होता है इधर हमारा स्टेप क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब की बार क्या है, कंप्रेशन, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो हमको क्या बनेगा, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर है हमको कोल्ड सिंक पे रखना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर तुम वेट बढ़ाते जा रहे हो, कंप्रेशन होता जा रहा है, वेट बढ़ाते जा रहे हो, कंप्रेशन होता जा रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर अंदर की हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन हमको यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है, आइसोथर्मल लिखा है यहाँ पर, तो हमको टेम्परेचर को फिक्स रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने यहाँ से वेट बढ़ाना शुरू किया, कंप्रेशन होना शुरू हो गया, यानी कि
ये हीट बढ़ने लगी, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज, और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हमको टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर को फिक्स रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हम हीट को निकाल लेंगे, और जो वेस्ट हीट होती है, वेस्ट हीट किस में जाती है, कोल्ड सिंक में जाती है। यानी कि हमारा वर्किंग सप्टन सिलेंडर है उसको उठा के हमको रखना है कोल्ड सिंक पे, ताकि कंप्रेशन होता जाए और जितनी ज़्यादा हीट है वो बाहर निकल आए और किस में हो कन्वर्ट हो जाए, कोल्ड सिंक में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाते जा रहे हैं, कंप्रेशन होता जा रहा है, जितनी हीट यहाँ से निकलेगी सारी की सारी हीट किस में जाएगी, कोल्ड सिंक में, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो जितना था उतना ही मेंटेन रहे। तो हमको यहाँ से हीट निकालनी पड़ेगी। हीट निकालने के लिए हमारी वेस्ट हीट जो होती है वो जाती है किसमें, कोल्ड सिंक में। तो आपको अपना वर्किंग सप्टन सिलेंडर उठा के रखना है कोल्ड सिंक पे, ताकि वेस्ट हीट जो निकले वो सारी की सारी हीट किस में हो जाए, कोल्ड सिंक में। फिर गैस कंप्रेस होता है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली। तो हमने यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, चलो देखते हैं तो कैसे होता है ये। देखो, आइसोथर्मल कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या था, C, और हमको कहाँ जाना है, D की तरफ, ये D। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं लेट अस कंसीडर कहां से कहां जाना है आपको, C to D, C से D की ओर। क्या था, C हमारा P3 V3 TC। ठीक है, यहां से हम कहाँ गए हैं, P4 V4 TC। यहाँ पर क्या आया, TC था, यहाँ पर भी TC आया। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर को हमको फिक्स रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर TC था तो यहाँ पर भी TC आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर D हमारा क्या है, D हमारा है P4 V4 TC, ये हमारा P4 है, और ये D पॉइंट। यहाँ से पहले यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ। अब देखो क्या होता है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इसमें डिक्रीज होता है। कैसे, देखो यहाँ पर पहले हमारा C पॉइंट यहाँ था, C से हम चले थे D की ओर जाने के लिए। तो यहाँ पर पहले वॉल्यूम हमारा था V4 था, सॉरी V3 था। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम हमारा है V4, लेकिन यह कम है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर V1 यहाँ पर V2। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा इससे, ये वॉल्यूम इससे ज़्यादा होगा, ताकि ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ कम होता जा रहा है, और प्रेशर कैसा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। देखो यहाँ पर ये प्रेशर, और यहाँ पर ये प्रेशर देखो पहले यहाँ पर था C पर यहाँ था प्रेशर, C में हमने जो प्रेशर लिखा है वो प्रेशर ये है हमारा। ठीक है, फिर कहाँ गया, P2 की ओर, ताकि प्रेशर बढ़ा। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन है प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ऐसे आप दिखा सकते हो। ठीक है, C क्या था हमारा, P3 V3 TC था। D क्या था हमारा
डी था, P4 V4 TC था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें वर्क क्या होगा और हीट क्या होगी। तो लिखते हैं यहां पर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस का डब्ल्यू। यहाँ पर आइसोथर्मल है, यहाँ पर आइसोथर्मल में क्या होता था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल क्या होता था, डी यू हमारा 0 होता था, क्योंकि डी यू क्या होता था, सीवीडीटी होता था, और आइसोथर्मल डीटी क्या होता है, 0 होता है, यानी कि डी यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू, ये क्या है W3 लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो W3 क्या था हमारा, रिवर्सिबल आइसो थर्मल प्रोसेस। W क्या था हमारा, W3 था माइनस RTC। यहाँ पर हम TC लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा थर्ड पार्ट है जो वो क्या है TC, यहाँ पर भी क्या है TC, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन है दोनों जगह, तो यहाँ पर हम TC कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने TC लिख दिया। LN फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा, फाइनल वॉल्यूम है V4, यहाँ पर है V4 अपॉन क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V3, ये आएगा। चलो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। क्या होगा, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखिए तो क्या होगा, देखो हीट क्या थी, QH, यहाँ पर QC आएगा, क्या होगी, यहाँ पर QC आएगा। ये फर्स्ट स्टेप में QH आता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हॉट था, यहाँ पर कोल्ड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, C आएगा, QC, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, RTC ln V4 अपॉन V3। ये आपका वर्क है और ये आपकी हीट है। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब हमें साइकिल कंप्लीट करनी है, यानी कि हमारा फोर्थ पार्ट लेना है। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते। फोर्थ क्या था हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। फोर्थ क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन।
कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो इसमें पहले लिख देते हैं क्या होता है। टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस put the working substance cylinder, put the working substance cylinder on the insulated stand, raise the weight, raise the weight, gas compressed adiabatically and reversibly. देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस पुट द वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड, राइज द वेट, गैस कंप्रेस एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली। तो देखो इसमें क्या होता है, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मीनिंग क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर हीट का ट्रांसफर नहीं करना है आपको, तो आपको कौन सी बाउंड्री चाहिए, इंसुलेटेड बाउंड्री। तो जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर है वो हमको उठा के कहाँ रखना है, इंसुलेटेड स्टैंड पे, ताकि हमारे हीट ट्रांसफर ना हो सके। और यहाँ से कंप्रेस होना है। कंप्रेस का मतलब यहाँ से तुम वेट बढ़ाते जा रहे हो, वेट बढ़ाते जा रहे हो, तो कंप्रेशन होता जा रहा है, कंप्रेशन होता जा रहा है। और हीट क्या होती जा रही है, हीट को हमको रखना है, सेम रखना है हीट को, यानी कि कांस्टेंट रखना है। तो हीट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें, देखो क्या है इसमें, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम यहां लिख देते, डी, और यहाँ से वापस ए की ओर। तो ये हमारी साइकिल कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देन कंप्लीट द साइकिल जो हमारी है वो कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पर क्या बोला, हमको कंप्रेशन करना है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देनी है, इसलिए हमको इंसुलेटेड स्टैंड पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर को रख दिया, और वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर को हम उस पे जो वेट बढ़ाते जा रहे हैं, कंप्रेशन होता जा रहा है, और हीट को हमको ट्रांसफर नहीं होने देनी, इसलिए हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया। तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहां पर पहले प्रेशर कितना था, प्रेशर इतना था, बाद यहां से यहां गए एक की तरफ, तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर पहले P1 था, बाद में P2 हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर कहां से कहां गए हम, D से A की ओर, D से ए की तरफ, यानी कि यहाँ पर डी क्या था हमारा, P4 V4 TC था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, P1 V1, यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होता है मतलब हमको हीट को ट्रांसफर नहीं होने देना, इसलिए हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर को रख दिया, और कंप्रेस होता है तो हीट बढ़ेगी तो
टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर कूलिंग था तो यहाँ पर हॉट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा TH, और यहाँ पर है भी TH, देखो ए पे यहाँ पर TH। तो ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रेशर हमने देखा, प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, हाँ होता है यहाँ पर, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। देखो कैसे, यहाँ पर वॉल्यूम था हमारा, प्रेशर को अब हटाते हैं, पहले कितना हमारे पास, यहाँ से चले थे हम तो ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है, इसको हम बोल देते हैं V2। यहाँ से यहाँ जाते हैं हम तो वॉल्यूम इस तरफ आया, यानी कि वॉल्यूम घटेगा। यहाँ पर V2 था, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ से ये V1 की तरफ आ गया तो वॉल्यूम कैसे हो गया, कम हो गया, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। यह हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ। अब देखो इसका वर्क निकालते हैं। वर्क क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, dq इज इक्वल टू du माइनस का w। हीट, यहाँ पर हीट क्या होगी, एडियाबेटिक है, इसलिए इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट क्या होगी, 0। तो क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू w, यानी कि W4। चलो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में वर्क क्या होता था, इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क क्या होता था, वर्क होता था CVDT, यानी कि वर्क CV फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल क्या था हमारा TH, तो यहाँ पर क्या आएगा TH माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था TC था, तो यहाँ पर TC, ये हमारा वर्क। ठीक है, तो ऐसे हमारी साइकिल कंप्लीट होती है। ये थर्ड क्या था हमारा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन था। ये क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और यहाँ से हमने हीट दी थी, और बी यहाँ से रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमने इंसुलेटर स्टैंड पे रखा था, और थर्ड था जो हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन था, उसमें से हमने हीट निकाली थी ताकि टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। तो इसमें से हीट निकलती है और फर्स्ट स्टेप में हीट देनी पड़ती है। ठीक है, चलो एक बार और समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से हम वेट हटाते जाते हमारा एक्सपांशन होता जा रहा है, एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन टेम्परेचर को हमको डिक्रीज नहीं होना है, इसलिए हमको ये हमारा इस वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर है उसको उठा के हमको रखना पड़ेगा सोर्स पे, ताकि
यहाँ से हमको सिस्टम को हीट मिलती रहे और एक्सपांसन होता जा रहा है और टेम्परेचर मेंटेन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम यहाँ से हीट लेगा और हीट लेगा यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा कि हमको वर्किंग सेप्टम सिलेंडर को रखना है सोर्स पे, यानी कि हमको फर्स्ट स्टेप में हीट देनी है। और इस किसके फॉलो करता है? इसको बॉयज लॉ को फॉलो करता है। बाद में हमने देखा सेकंड स्टेप हमारा क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन में हमने बोला कि जो हमारा प्रेशर है डिक्रीज होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन है, एडियाबैटिक में हमको पता है कि हीट को ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए जो हमारा वर्किंग सेप्टम सिलेंडर है वो सोर्स पे था, सोर्स पे से उठा के हमको रखना है इंसुलेटेड स्टैंड पे। इंसुलेटेड स्टैंड पे हमने रख दिया। फिर क्या होता है? हमको करना है एक्सपांसन, यानी कि यहाँ से वेट हटाया तो हमारा एक्सपांसन होता जा रहा है और हमें हीट को चेंज नहीं होने देनी, हीट को बाहर नहीं आने देनी है। इसलिए हमको रख दिया इंसुलेटेड स्टैंड पे ताकि हीट ट्रांसफर ना हो सके। और क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। ठीक है। बाद में हमने देखा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हमको देखना है तो हमको क्या किया? हमारा जो वर्किंग सेप्टम सिलेंडर था उससे हमने कोल्ड सिंक पे रख दिया। क्यों? क्योंकि जब कंप्रेशन होता है यहाँ पर हम यहाँ पर वेट बढ़ाते हैं बाय यूजिंग पिस्टन। तो यहाँ पर कंप्रेशन होगा, लेकिन कंप्रेशन होगा तो हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हमको टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर फिक्स रखना है, क्योंकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसलिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो हम क्या करेंगे? अगर कंप्रेशन होता जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, हीट को हमको बढ़ाना नहीं, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमको यहाँ से हीट निकाल लेते हैं और जो वेस्ट हीट होती है वो किस में जाती है? कोल्ड सिंक में जाती है। इसलिए हमको वर्किंग सेप्टम सिलेंडर को किस में रखना है? कोल्ड सिंक पे रखना है। किस स्टेप में? थर्ड स्टेप में। ठीक है। फिर हमने देखा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है? अगर कंप्रेशन होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक में हमको हीट का ट्रांसफर नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे? अगर वर्किंग सेप्टम सिलेंडर को हम इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दे तो कि हीट का ट्रांसफर ना हो सके। और यहाँ से वेट बढ़ेगा तो कंप्रेशन होगा, हीट बढ़ेगी। ठीक है। तो क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि जब कंप्रेशन होता है तब प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमने फोर्थ पार्ट में लिखा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसमें हमको क्या करना है? वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, ये था हमारा सेकंड, और ये था हमारा थर्ड, और ये था हमारा फोर्थ। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होती है, तो ये थर्ड पार्ट, यहाँ से हीट रिजेक्ट होती है। अगर आपको बोला होता कि किस पार्ट में हमको हीट देनी पड़ती है, तो फर्स्ट पार्ट में हमको हीट देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये हमारा कार्नोट साइकिल। चलो अब हम बात करते हैं, हमने अगला जो पढ़ा है वो एक जगह लिख देते। वर्क क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तब टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। चलो अब हम यहाँ पर इन शॉर्ट करके लिख देते। जो हमने 4 स्टेप पढ़ा है उसमें वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है। इन शॉर्ट
डी यू क्या होगा, हीट क्या होगी और वर्क क्या होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने पढ़ा था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये पढ़ा था हमने। और क्या था, ए से बी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और यहाँ पर क्या था, P1 V1 TH, और यहाँ पर क्या था, P2 V2 TH। ठीक है, ये था। और इसमें du क्या था हमारा 0, आइसोथर्मल है तो 0। और हीट क्या था हमारा, हीट था QH RTH ln V2 अपॉन V1, यानी कि फाइनल अपॉन इनिशियल। तो वर्क क्या होता है, W1 माइनस का RTH ln V2 अपॉन V1, यह हमारा वर्क होता था किस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, दूसरा क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। कहाँ से कहाँ गए थे हम, B to C, यानी कि यहाँ पर P2 V2 TH, यहाँ से हम गए थे P3 V3 TC। देखो B से C हम आए थे तो क्या होता था, P2 V2 TH था, यहाँ पर P3 V3 TC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर P3 V3 TC। चलो, इसमें क्या होता था, वर्क यानी कि du इज इक्वल टू W2, हीट क्या होती थी 0, और W2 क्या होता था, CV TC माइनस का TH, ये हमारा सेकंड था। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्या था 0, और W2 क्या था, CV TC माइनस का TH। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड था। चलो, थर्ड हमने क्या पढ़ा था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। थर्ड क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। कहाँ से कहाँ जाना है हमको, C से D की ओर। C क्या था हमारा, P3 V3 TC था, तो क्या होगा यहाँ पर देखो D क्या है हमारा, P4 V4 TC, P4 V4 TC। चलो, इसमें आइसोथर्मल है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो। यहाँ पर हीट क्या होगी, QC, यानी कि माइनस
प्लस RTC ln V4/V3, यानी कि फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल क्या है हमारा? V4 अपॉन इनिशियल V3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा देखो, वर्क क्या होगा? वर्क 3 माइनस RTC ln V4/V1, ये होगा। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। फोर्थ क्या था? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कहाँ से कहाँ गए थे हम? डी से ए, और हमारी साइकिल कंप्लीट हुई थी, यानी कि T4 V4 TC और यहाँ पर P1 V1 TA। चलो, यहाँ पर क्या था? DU हमारा W4 और हीट क्या होते थे? 0, और W4 क्या होता था हमारा? CV। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है हमारे पास? TH, और इनिशियल क्या है? TC। तो ये वर्क होता है और ये हीट होता है। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, इतना याद रख के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देख लो। ऐसे आप कर सकते हैं। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालें हम? चलो, अब बात करते हैं हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते थे हम? एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू
आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या था हमारा, W टोटल, अपॉन इनपुट क्या देते थे हम, हीट देते थे, तो हीट QH। ठीक है, देखो अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो पहले आपको वर्क टोटल निकालना पड़ेगा, फिर ये हीट कितनी हीट दी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पहले वर्क को फाइंड करें, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। 4 वर्क था हमारे पास। फर्स्ट क्या था, माइनस RTH ln V2 अपॉन V1, ये था। दूसरा क्या था, प्लस CV TC माइनस का TH, ये था। फिर W3 क्या था, माइनस RTC ln V4 अपॉन V3 था, प्लस यहाँ पर क्या था, CV TH माइनस का TC, ये हो गया। अब देखो माइनस RTH ln V2 अपॉन V1 प्लस ये CV है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, और इसके साथ क्या होगा, CVTC माइनस का CVTH, हो गया इतना, माइनस RTC ln V4 अपॉन V3 प्लस CVTH माइनस का CVTC, ये हो गया। अब देखो CVTC प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कटेगा। यहाँ पर क्या है, CVTH माइनस है, यहाँ पर CVTH प्लस है, वो कटेगा। बचेगा क्या, W टोटल क्या है हमारे पास, माइनस का RTH ln V2 अपॉन V1, और क्या बचा यहाँ पर, माइनस RTC ln V4 अपॉन V3, ये बचा हमारे पास। और QH क्या था, जो फर्स्ट पार्ट में सिस्टम हीट लेता है वो कितनी लेता था, RTH ln V2 अपॉन V1। देखो आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो आप टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, किसे, जितनी हीट सिस्टम ने ले ली उससे डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, V2 अपॉन V1 है, यहाँ पर भी V2 अपॉन V1 है, तो इस टर्म को हमको V2 अपॉन V1 में भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि कैंसल हो सके। पहले आपको इतना समझ में आया, तो ये हमको टोटल वर्क मिला इतना। फिर ये हमारा सिस्टम कितनी हीट लेती थी, RTH ln V2 अपॉन V1। फिर यहाँ V2 अपॉन V1 है, यहाँ पर भी V2 अपॉन V1, तो हम इसको भी V2 अपॉन V1 रख देंगे। कैसे, देखो पहले इसको मैं हटाता हूँ। देखो पहले हमको रिलेशन पता होना चाहिए कि V2, V1, V3, V4 का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते, तो इसको WT को इधर लिख दो ताकि हमको स्पेस मिले। माइनस क्या है, RTH ln V2 अपॉन V1 माइनस RTC ln V4 अपॉन V3। और हीट किया है हमारे पास RTH
ln v2 अपॉन v1। ठीक है, इसको मैं अब हटा देता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने। चलो पहले हम रिलेशन दिखते हैं कि v1, v2, v3, v4 का रिलेशन क्या है, यह आपको जनरली याद रखना है। कैसे निकालते हैं हम, देखो रिलेशन बिटवीन v1, v2, v3 एंड v4। v1, v2, v3, v4 का रिलेशन क्या है, तो देखो आपको क्या याद रखना है, ओड ओड बाकी सब छोड़, ओड 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 बाकी सब छोड़, ओड ओड बाकी सब छोड़। तो क्या होगा, देखो यहां पर क्या है, ओड ओड, इसका मतलब v1, v3, v1, v3, बाकी सब छोड़, बचा क्या, v2, v4, v2, v4। क्या हमने बोला, ओड ओड बाकी सब छोड़, इसका मतलब ओड ओड v1, v3 इज इक्वल टू v2, v4। हो गया इतना, ये हमारा रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। ऐसा ही याद रखना, एक साइड में क्या आता है, ओड आता है, दूसरी साइड में क्या आता है, इवन आता है। ठीक है, चलो अब हमें रिप्लेस कीजिए, v4 अपॉन v3 को हमको रिप्लेस करना है v2 अपॉन v1 से। तो यहाँ से हम v4 अपॉन v3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होती है, देखो यहाँ पर क्या होगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर v2 इस तरफ आया, v3 इस तरफ, तो क्या होगा, v4 अपॉन v3, ये हो जाएगा। देखो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2, इसको बोलते हैं इक्वेशन 3 और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू हमें रखनी है किसमें, इक्वेशन 2 में। देखो यहाँ पर इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन किस में रखनी है, 2 में। इक्वेशन 4 की जो वैल्यू मिली है v4 अपॉन v3 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, यहाँ पर रखनी है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल वर्क क्या है हमारे पास, माइनस RTH ln v2 अपॉन v1, यहाँ पर क्या है, माइनस RTC ln v4 अपॉन v3 क्या है हमारे पास, v2 अपॉन v1 है, सॉरी v1 अपॉन v2 है, लेकिन यहाँ पर तो v2 अपॉन v1 है, यहाँ पर क्या आया, v1 अपॉन v2 आया। तो इसको हमको v2 अपॉन v1 बनाना है, तो इसको हम पलट देंगे। अगर हमको उल्टा कर दिया तो यहाँ पर साइन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि माइनस RTH ln v2 अपॉन v1, इसको हम उल्टा देते तो क्या होता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा RTC ln v2 अपॉन v1, ऐसा होगा। फिर देखो कॉमन क्या आएगा इस दोनों में से, इतना कॉमन आएगा, माइनस R ln v2 अपॉन v1, यहाँ पर भी R ln v2 अपॉन v1, तो हम कॉमन निकालते हैं माइनस R ln v2 अपॉन v1, माइनस भी निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। हम निकालते हैं क्या, माइनस R ln v2 अपॉन v1, ये हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तब देखो क्या बचेगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब यहाँ पर TH माइनस, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि TC, ये बचेगा हमारे पास।
क्या आया, डब्ल्यू टोटल। डब्ल्यू टोटल हमारे पास इतना आया, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन बोल देते हैं 5। चलो, अब आपको डब्ल्यू टोटल की वैल्यू मिल गई और हमारे पास किसकी वैल्यू है, सिस्टम ने जितनी हीट ली ये, हम इसको डब्ल्यू टोटल को यहाँ रखेंगे, हीट को यहाँ रखेंगे, डिवाइड कर देंगे हीट से, तो हमको क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसका मतलब इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 को हम किस में रखते हैं, इक्वेशन 1 में, यानी कि ईटा इफिशियंसी क्या होगी हमारी, माइनस, ये देखो माइनस है यहाँ पर, और ये भी कैसा है, माइनस है, यानी कि माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, आर एल एन V2 अपॉन V1 TH माइनस TC अपॉन क्या होगा, यहाँ पर QH क्या है हमारे पास, यहाँ रहा RTH ln V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर कैंसिल होगा, R से R कैंसिल होगा, ln V2 अपॉन V1 कैंसिल, यहाँ पर भी है कैंसिल, बचेगा क्या, देखो ईटा इज इक्वल टू TH माइनस का TC अपॉन क्या बचा, यहाँ पर TH। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, TH अपॉन TH, TH अपॉन TH माइनस TC अपॉन TH। ये TH अपॉन TH क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 1 माइनस TC अपॉन TH, TC अपॉन TH, ये आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं एफिशिएंसी को, देख लो एक बार। ये रिलेशन आपको याद रखना है, कैसे आता है रिलेशन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, देखो यहां पर देखना है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ V1 1 है, यहाँ पर V1 आपका 1 है, V2 आपका 2 है, V2 2 है, और V3 आपका है 2.5। V3 कितना है, 2.5। और मैं बोलूँ कि V4 मुझे बताओ कितना होगा, V4 मुझे चाहिए कितना होगा, तो आप कैसे करोगे, ये हमारा रिलेशन है V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4, तो यहाँ पर रख दो V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4 होगा, ठीक है। V1 V3 कितना है, V1 कितना है 1, V3 कितना है 2.5, और V2 कितना है 2, और V4 आपको फाइंड करना है। तो देखो जितना आंसर यहाँ आता है उतना ही आंसर कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कितना आंसर आता है, 2.5 आता है, 1 इंटू 2.5 क्या होता है 2.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था 2 था, 2 से तुम कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आंसर आएगा,
कितना 1.25। अगर आपको 2 इंटू 1.25 कर दोगे आप तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2.5 आएगा, इसका भी 2.5 आएगा। इसका मतलब V4 की वैल्यू कितनी है हमारी, V4 है हमारा 1.25। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इतना जितना आंसर आता है इतना ही इसका आंसर आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 1 इंटू 2.5 था, 2.5 आया, यहाँ पर 2 था, लेकिन V4 की वैल्यू हमको नहीं पता थी, तो हम कितने इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 2.5 आता है। तो हमको पता है 1.25 कर देंगे, हम उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो क्या आंसर आता है 2.5 आता है। यानी कि V4 की वैल्यू कितनी है 1.25 है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक बार, अगर हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, समझने की बात है ये, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था हमारा dq इज इक्वल टू du माइनस का w, ये था। लेकिन जब साइक्लिक प्रोसेस होती है तब du क्या होता है 0 होता है। अगर आपको देखना चाहो तो देख सकते हो क्या, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब du1 du2 du3 du4, ठीक है। यहाँ पर लिख देना इन साइक्लिक प्रोसेस du क्या होता है 0, du टोटल क्या होता है 0 होता है। तो हमारा देखना है कि du टोटल कैसे 0 होता है। तो ये कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, कौन सा आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये सेकंड क्या था एडियाबैटिक एक्सपांशन। और थर्ड क्या था आइसोथर्मल कंप्रेशन। और ये क्या था एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। हमने जो चार्ट बनाया था उसमें देखा था कि जब आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है तो du क्या होता है 0 होता है। जब du2 किस में एडियाबैटिक एक्सपांशन में होता है क्या होता है cu Tc माइनस का Th होता है। और du3 इसका मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन 0 होगा, du4 क्या होगा Cv Th माइनस का Tc होगा। तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखते क्या होगा, तो du टोटल हमारा क्या होता है, देखो टोटल du1 फर्स्ट पार्ट क्या था आइसोथर्मल एक्सपांशन, उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है 0 होती है, प्लस सेकंड पार्ट क्या था एडियाबैटिक एक्सपांशन, उसमें क्या होता है उसकी वैल्यू Cv Tc माइनस का Th ये होती थी। फिर हमने देखा आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल आया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और फोर्थ क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में मैंने देखा था कि क्या होता है du इज इक्वल टू W4 होता है। W4 क्या होता है Cv Th माइनस का Tc होता है, ठीक है। चलो इसको सोल्व करो, कैसे होगा 0 का 0 उससे कोई लेना देना हमको नहीं, 0 प्लस यहाँ पर क्या होगा Cv Tc माइनस का Cv Th प्लस का 0 प्लस का Cv Th माइनस का Cv Tc, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। Cv Tc यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, Cv Th यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ओवरऑल आंसर क्या आता है 0 आता है। किस में
जब साइक्लिक होता है तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, अगला एपिसोड देखिए क्या होता है। ये जो कार्नोट की पूरी कहानी है वो आपको अच्छे से माइंड में याद होनी चाहिए, तब जाके इसका क्वेश्चन होगा। और बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। यह भी पूछा था कि कार्नोट का ग्राफ होता है, उसमें किस पाथ में इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो होती है। किस में नॉन जीरो होती है, पाथ सेकंड और पाथ फोर्थ। कौन सा, एडियाबैटिक एक्सपांशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, नॉन जीरो होती है, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू मिलती है। क्या वैल्यू मिलती है, अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड आइसोथर्मल सॉरी एडियाबैटिक एक्सपांशन, डी क्या था हमारा, हमको मिलता था CV TC माइनस का TH मिलता था। और फोर्थ क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसमें क्या मिलता था, वर्क, यानी कि DU इक्वल टू W4, W4 क्या था हमारा, CV TH माइनस का TC। अब देखो यहाँ पर टोटल क्या मिला, 0 मिला, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, देखो DQ इक्वल टू माइनस का W, ये तो 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारी के सारी हीट है वो किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में कन्वर्ट होती है। लेकिन हमने तो बोला था कि हम जो हीट देते हैं वो हीट कुछ वर्क करती है और कुछ हीट बाहर निकल जाती है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या बता रही है कि सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में। तो ये वो हीट है जो हमने सिस्टम को हीट दी और सिस्टम ने जितनी हीट बाहर निकाली, हमने सिस्टम में जो हीट दी और माइनस का सिस्टम ने जितनी हीट बाहर निकाली और जितनी बची हुई हीट है वो हीट है ये। इसलिए जितनी हीट बची है वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में होती है। इसलिए हमने बोला है कि जो ये सारी के सारी हीट इसमें कन्वर्ट होती है वर्क में। कब, जब हम हीट देते हैं सिस्टम को, वो हीट माइनस का जो हीट सिस्टम बाहर निकाल देता है, यानी कि कोल्ड सिंक में जाती है, जितनी हीट आप देते हो माइनस का जो वेस्ट हीट होती है, वो टोटल हीट में से जितनी हीट आपने दी हुई है उसमें से तुम जितनी हीट वेस्ट जा रही वो बात कर दोगे और जितनी हीट बचेगी वो हीट है ये, यानी कि जितनी हीट बचती है वो हीट किस में जाती है, टोटल वर्क में। जितनी हीट बचती है उसका पूरा वर्क में कन्वर्ट होता है। इसलिए हमको इसको क्या लिख सकते हैं हम, DQ क्या लिख सकते हैं हम, QH माइनस का QC इक्वल टू क्या होता है, माइनस का W। यानी कि हमने जो रिलेशन लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, इफिशियंसी इज इक्वल टू TH माइनस का TC अपॉन TH इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस TC अपॉन TH, ये लिखा था। अगर हम Q की हीट की Q की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, माइनस का W अपॉन प्लस का QH। माइनस का W क्या है हमारे पास, QH माइनस QC, QH माइनस QC अपॉन यहाँ पर क्या है, QH प्लस का QH। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, QH 1 माइनस QC अपॉन QH। ये हमारी एफिशिएंसी है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा क्या मैं बोल रहा हूं, कि ये वो हीट है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं और सिस्टम जितनी हीट बाहर निकालता है उस दोनों को हम इस
टोटल हीट में से जितनी हीट सिस्टम बाहर निकालता है और हम टोटल हीट में से बात कर देते हैं और जितनी हीट बचती है वो हीट है ये, और ये सारी के सारी हीट किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में होती है। यानी कि डी क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी एच माइनस का क्यू सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी एच माइनस का क्यू सी क्या होगा, माइनस डब्ल्यू, यानी कि माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू एच माइनस का क्यू सी अपॉन प्लस का क्यू एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एच अपॉन क्यू एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच बचेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एफिशिएंसी का रिलेशन क्या देखा है, ईटा क्या होता है, टी एच माइनस का टी सी अपॉन टी एच, ऐसे लिख सकते हो यार। तो ऐसे टी एच टी सी अपॉन टी एच इज इक्वल टू, अगर हम क्यू की फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, क्यू एच माइनस का क्यू सी अपॉन क्यू एच होता है 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच होता है। ये हमने देखा। अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर अबोव रिलेशन, क्या है, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच इज इक्वल टू, अगर हम इसका रेशियो ले तो क्या आता है, देखो 1 माइनस यहाँ पर क्या आएगा, क्यू सी अपॉन क्यू एच, ये आएगा। ठीक है, ये 1 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ पर, टी सी अपॉन टी एच इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन क्यू एच, ये बचेगा। क्यू सी को मैं इस तरफ जाने देता हूँ, टी सी को मैं इस तरफ आने देता हूँ, तो क्या होगा, क्यू एच अपॉन टी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, क्यू सी अपॉन क्यू एच, ऐसा होगा, सॉरी क्यू सी अपॉन टी सी। जब इस दोनों का आंसर इक्वल आता है तब ये कार्नोट एंजिन बोला जाता है, वरना ये कार्नोट एंजिन नहीं बोला जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को फुलफिल होगी जब, तब ये बोला जाता है कार्नोट एंजिन। क्या बोला जाता है, कार्नोट एंजिन। कब, जब क्यू एच अपॉन टी एच हो इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन टी सी हो, इस कंडीशन को फॉलो होगा तब जाके कार्नोट एंजिन बोला जाएगा। ठीक है, वरना कार्नोट एंजिन नहीं है। ठीक है, चलो अब बढ़ते आगे। देखो यहां पर लिख देना कंसेप्ट ऑफ एंजिन। यहां पर लिख देना कंसेप्ट ऑफ engine।
चलो देखो यहाँ पर इस इंजन को हम 600 जूल हीट दे रहे हैं। कितनी है? 600 जूल। इसको भी हम 600 जूल हीट दे रहे हैं और इसको भी हम 600 जूल हीट दे रहे हैं। सबको कितनी जूल? 600 जूल हीट दे रहे हैं हम। और इसको हम बोल देते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन है ये हमारा। कार्नोट इंजन। अब देखो ये 300 जूल वेस्ट हीट निकाल रहा है। कितनी निकल रहा है? वेस्ट हीट। और ये 200 जूल वेस्ट हीट बाहर निकल रहा है। कितनी? 200 जूल। और ये 500 जूल हीट बाहर निकाल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ से हमने 600 जूल हीट दी, 200 जूल वेस्ट हीट निकाल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वर्क कितना होगा? वर्क 600 में से 200 कम कर दो, कितना होगा? 400 जूल। इतनी हीट का काम हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 600 जूल हमने हीट दी थी, 300 जूल वेस्ट हीट में निकाल दी, यानी कि ये क्या है? QC है। ये क्या है? QH है। ये क्या है? QH है। ये क्या है? QC है। ठीक है, और ये क्या है? 600 जूल हमने दी, 500 जूल निकाल दी, यानी कि कितना वर्क हुआ? 100 जूल का। 100 जूल का इसका वर्क हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको हमने बोल दिया कार्नोट इंजन। अब इसकी एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे? ईटा इज इक्वल टू QH माइनस का QC अपॉन QH। देखो QH कितना है हमारे पास? 600 जूल माइनस QC कितना है? 200 अपॉन QH कितना आएगा? 600, यानी कि 400 अपॉन 600, यानी कि कितना आएगा? 0.66। अगर इसको परसेंटेज में हम चेंज करें तो कितना आएगा? 66%। इसकी कितनी आई एफिशिएंसी? 66% है। ठीक है, अब देखो इसकी निकालते हैं हम। एफिशिएंसी कितनी आएगी इसका? QH माइनस का QC अपॉन QH। अब देखो यहाँ पर कितनी हीट डाली थी? 600 जूल दी थी हमने, और कितनी हीट वेस्ट निकाली? 300 अपॉन कितनी हीट डाली थी? 600। देखो क्या होगा? 300 अपॉन 600, यानी कि 0.50। अगर इसको परसेंटेज में लेके आए हम तो क्या होगा? 50%। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 50%। अब देखो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी हम फाइंड करते हैं तो क्या होगा? कितनी हीट ले ली है? 600। कितनी हीट निकाली है? 500। और कितना वर्क किया है? सॉरी, यहाँ पर ये 600 ही आएगा। 100 अपॉन 600 क्या होगा? 0.33 होगा। और इसको हम परसेंटेज में निकालें तो कितना होगा? 33%। इसकी एफिशिएंसी 33%। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो ये हमारा कार्नोट इंजन है। ये क्या है? हमारा कार्नोट इंजन। अगर
कार्नोट इंजन से कोई कम हीट बाहर निकाल रहा है तो इम्पॉसिबल इंजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कार्नोट इंजन 300 जूल बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब ये कितना वर्क कर रहा होगा? 300 जूल का। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला, अगर कार्नोट इंजन में 300 जूल हीट निकल रही है बाहर और यहां पर 200 जूल ही हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब इसमें काम कितना हुआ? ज्यादा हुआ। किससे? कार्नोट इंजन से। यहां पर 300 है, 300, ये 300 है। ठीक है, कार्नोट इंजन से इसमें वर्क ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब सेम हीट हम दे रहे हैं, सेम हीट सब में सेम हीट दे रहे हैं और कार्नोट इंजन से जहाँ कोई कम हीट बाहर निकाल रहा है तो इम्पॉसिबल इंजन बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इसकी एफिशिएंसी 66% आई, जहाँ हमने कार्नोट की देखी तो कितनी है इसकी? 50%। इसका मतलब है कि जो कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है वो इंजन इम्पॉसिबल इंजन होता है, ऐसा इंजन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इंजन, इम्पॉसिबल इंजन है ये, ऐसा इंजन नहीं बन सकता। क्या बोला? एक बार और बात सुन लो, ये कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में। अगर आपको पूछ ले कि हम सेम हीट देके अगर कार्नोट से कोई इंजन कम हीट बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब ज़्यादा वर्क कर रहा है कार्नोट इंजन से, तो ऐसा इंजन इम्पॉसिबल इंजन बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आई? 66% आई, जहाँ कार्नोट की एफिशिएंसी कितनी है? 50% ही है। इसका मतलब इससे ज़्यादा वर्क कोई नहीं कर सकता है, इससे ज़्यादा वर्क वाला, इसका मतलब एफिशिएंसी वाला इंजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा इंजन नहीं बन सकता है। अब देखो उसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखो, अगर कोई इंजन कार्नोट इंजन से ज़्यादा हीट बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब कम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी देखें कितनी आई? 33%। इसकी कितनी थी? 50%। तो ऐसा इंजन जब होता है कि कार्नोट इंजन से कम वर्क कर रहा है, यानी कि कम हीट, ज़्यादा हीट बाहर निकाल रहा है और कम वर्क कर रहा है, तो ऐसा इंजन को हम बोल देते हैं इरिवर्सिबल इंजन बोला जाता है। ये क्या है? इरिवर्सिबल इंजन। क्या बोला जाता है इसको? इरिवर्सिबल इंजन। और इसको बोला जाता है रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन। समझ में आया कुछ आपको? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सही से समझ लेना चाहिए इसको। अगर एक बार और हम समझना चाहे तो देखो, यहाँ पर सेम हीट दे दी है हमने, सेम हीट की बात की है। अगर सेम हीट देते हुए अगर कार्नोट इंजन से कोई ज़्यादा वर्क कर रहा है तो वो इंजन इम्पॉसिबल इंजन होता है, और कार्नोट इंजन से कम वर्क कर रहा है तो इंजन इरिवर्सिबल इंजन बोला जाता है। अगर एफिशिएंसी की बात करें हम, तो कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन इम्पॉसिबल होता है, ऐसा इंजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इंजन है और ये इरिवर्सिबल इंजन बोला जाता है, और ये रिवर्सिबल इंजन है जो हमारा कार्नोट इंजन वाला है वो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एग्जाम में भी पूछ सकता है, तुमको कुछ एनर्जी हीट दे रखी है, इतनी हीट हमारे पास है, ये कार्नोट इंजन की हीट है, और इतना दूसरा कोई इंजन बता दे कि एफिशिएंसी इतनी है, तो इसमें कौन सा पॉसिबल है कौन सा इम्पॉसिबल इंजन है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। ठीक है, जब मगर ये देखना है कि हीट कैसी देनी चाहिए, सबको सेम ही देनी चाहिए, तब जाके ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर कंपैरिजन, इंजन की कंपैरिजन आपको पूछिए, तब आपको हीट सेम ही देगा।
चलो अगर हम देखें, बात करते हैं हम स्लोप की। स्लोप फर्स्ट हम लेते हैं पीवी, पी वर्सेस वी का। देखो यहां पर स्लोप की बात करते हैं तो ये हमारा ग्राफ कैसा है, P वर्सेस V का। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि स्लोप ऑफ dP अपॉन dV बताइए क्या होगा। क्या होगा, तो देखो यहां पर dP अपॉन dV, dP अपॉन dV स्लोप, dP अपॉन dV स्लोप। आपको ये बताना है कि आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा या एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा। तो हमने कार्नोट में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था कार्नोट इंजन पढ़ते समय, वो किसका था, P वर्सेस V का ही था। इसका मतलब जिसका स्लोप, किसका स्लोप ज़्यादा आता है, हमने पहले भी देखा था। क्या देखा था, यहाँ पर हमने ऐसे प्लॉट किया था, ये किया था आइसोबेरिक, और ये किया था आइसोथर्मल, और ये किया था एडियाबेटिक, और ये किया था आइसोकोरिक था। तो देखो यहाँ पर स्लोप यहाँ पर कौन सा ज्यादा है, एडियाबेटिक वाले का। तो यहाँ पर भी स्लोप कौन सा ज्यादा आएगा, ये कौन सा है, ये कम वाला स्लोप है। और ये क्या है, ये एडियाबेटिक वाला है, ये भी क्या है, एडियाबेटिक वाला है। और हमने कार्नोट में पढ़ा था क्या, ये क्या होता है, ये होता है एडियाबेटिक एक्सपांशन होता था। ये भी क्या है, एडियाबेटिक ही है। ये क्या था, आइसोथर्मल था, और ये भी क्या था, आइसोथर्मल ही था। लेकिन कब पीवी डायग्राम हो तभी ऐसा होता है, किसका, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पर आप मार्कर से ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर इतना था और यहाँ पर हम गए तो इतना हो गया। यानी कि आप यहाँ से गाड़ी चलाना चाहते हो तो यहाँ से आपको दिक्कत आएगी चढ़ने में, लेकिन आप अगर यहाँ से चढ़ना चाहते हो तो आप इजीली चला सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्लोप ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, एडियाबेटिक वालों का। तो यहाँ पर क्या आएगा, एडियाबेटिक, और यहाँ पर आएगा आइसोथर्मल। यहाँ पर क्या आएगा, एडियाबेटिक आएगा, यहाँ पर आइसोथर्मल आएगा। किस में, जब P वर्सेस V का डायग्राम हो तब किसका स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबेटिक का, और किसका कम होता है, आइसोथर्मल का। चलो अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। V वर्सेस P का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करके बताया जाए और इसमें बोला जाए कि इसमें स्लोप किसका ज्यादा होगा, अच्छा नहीं बनता।
देखो ये है V वर्सेस P का, ये क्या था P वर्सेस V का था, इसका मतलब इसका स्लोप पूछ ले आपको, स्लोप ऑफ क्या है ये dV वर्सेस D, तो आप क्या बताओगे? सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या था P वर्सेस V का था, यहाँ पर V वर्सेस P का था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्लोप इसमें ज्यादा था वो स्लोप इसमें कम हो जाएगा, और जो स्लोप इसमें कम था वो स्लोप इसमें ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये किया था ये आइसोथर्मल था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एडियाबेटिक, इसका मतलब इसमें एडियाबेटिक का स्लोप कम हो जाएगा। ये क्या था एडियाबेटिक था तो क्या हो जाएगा आइसोथर्मल हो जाएगा, आइसोथर्मल, और ये क्या था आइसोथर्मल था तो ये क्या हो जाएगा एडियाबेटिक हो जाएगा, और ये क्या था एडियाबेटिक था तो ये क्या हो जाएगा आइसोथर्मल हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका स्लोप ज्यादा है किसका आइसोथर्मल का, और इसका स्लोप कम है एडियाबेटिक। किस में, जब V वर्सेस P का पूछा जाए तब आपको यह बताना है, यानी कि आप बता सकते हो क्या dV अपॉन dP इज ग्रेटर देन, यहां पर क्या आएगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, क्योंकि यहां पर हमने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया है, पहला आइसोथर्मल आएगा फिर क्या आएगा dV अपॉन dP, क्या आएगा एडियाबेटिक। ये आएगा, ठीक है। आपको देखना क्या है P वर्सेस V का है, तब तो हमारा कार्नोट एंजिन वाला जो ग्राफ था वह उसी तरीके से आएगा। क्या फर्स्ट था हमारा आइसोथर्मल, सेकंड था एडियाबेटिक, थर्ड था आइसोथर्मल, फिर से एडियाबेटिक, कंप्रेशन एक्सपेंशन वो दूसरी बात है, वो हम कंसीडर इसमें नहीं करते, इसलिए हमने लिख दिया आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक। और जब ये कोऑर्डिनेट चेंज किया जाए, P वर्सेस V का था लेकिन अब हम V वर्सेस P का देखें तो क्या हो जाएगा, ये सब चेंज होएगा, जो आइसोथर्मल था वो एडियाबेटिक हो जाएगा, जो एडियाबेटिक था वो आइसोथर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्लोप भी बता सकते हैं, किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है P वर्सेस V का है या V वर्सेस P का है, ठीक है। तो आज हम इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।